अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म ने अडयाला जेल में मुलाकात की है और बहुत से अहम सियासी डेवलपमेंट्स हैं और उनसे मुलाकात करने वाले ख़ास मेहमान भी आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अहम आइनी दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं 27 और 28 फरवरी को, जिसमें 9 मई के वाक़यात के हवाले से कमीशन बनाने की जो आइनी दरख्वास्त है, फिर 8 फरवरी की मुबैना इंतखाबी धांधली के हवाले से दरख्वास्त है और फिर अगले हफ्ते पीर को जो ज़मानत मनसूखी की सरकार की तरफ से अपीलें हैं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई 26 नवंबर के मामलात में, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और उनके साथ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोथा साहब, जिन्होंने आज मुलाकात की अडयाला जेल में, और सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। सबसे पहले तो पंचोथा साहब, क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या बड़े अहम कुछ फ़ैसले हुए हैं? पहले मैं आपको सुनवा देता हूँ। एडवोकेट सलमान राजा जो हैं आपके जनरल सेक्रेटरी पार्टी के, उन्होंने मुलाकात के बाद क्या कहा? खान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि मैं अपनी पार्टी के ओहदेदारान के साथ खड़ा हूँ, मुकम्मल मेरा एतमाद उनको हासिल है। शेर अफजल साहब पार्टी से बाहर हो चुके हैं, ये दो टोक फैसला है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और बाकी जो कोई भी अपने आप को समझता है कि वो पार्टी में आना चाहता है या पार्टी का खैर खा है, तो उसको अपनी ज़ुबान को भी लगाम देना होगी और उसके बारे में मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। खान साहब ने यही कहा कि इन लोगों को इतनी अहमियत ना दो, तुम बात मत करो। तो पंचोथा साहब, खान साहब आप भी मुलाकात में मौजूद थे, सलमान राजा साहब को भी आपने सुन लिया, तो इससे क्या मतलब अब लिया जाए कि ये जो एक बहस चल रही थी शेर अफजल मरवत के स्टेटस के हवाले से और फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी, तो आज की इस मुलाकात में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं? क्या पोजीशन है अभी? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह साहब, आपने मौका दिया। आज खान साहब से मुलाकात पिछले मंगल को हमारी नहीं हो सकी थी, तमाम वकला हम गए और काफ़ी देर खड़े रहे। आज उन्होंने मुलाकात की इजाज़त दी, उनकी मेहरबानी है, क्योंकि हर मुलाकात के बाद हम मेहरबानी करते हैं। ये किन की मेहरबानी है? जो अडयाला को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा। जी डेफिनेटली, वहाँ कर्नल साहब बैठे हुए हैं। अच्छा। तो वही कंट्रोल कर रहे हैं। आज भी हमारे कुछ दोस्त थे, उनको नहीं जाने दिए गया। 6 की इजाज़त होती है, 4 गए, 2 फिर भी रोक लिए। बहरहाल मुलाकात हुई है उनसे और खान साहब तमाम चीज़ों से खुद अवेयर थे। खान साहब तमाम चीज़ों से खुद अवेयर थे, वो जानते थे कि कौन क्या बयानात दे रहा है, किसने क्या क्या बयानात दिए। मैच तक के एक एक बॉलर को ने पता था कि रऊफ जो है उसने टेस्ट के अंदर जो है वो टेस्ट नहीं खेला और उसको डाला हुआ था, और इसी तरीके से बाकी जो है वो जो सारी टीम थी, तो एक एक जगह पर वो पूरा तबसरा कर रहे थे, पूरे पॉइंट्स उन्होंने लिखवाए। तो जब एक बंदा इस हद तक अवेयर हो तो फिर आपको पता है उसको शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी जो बैटिंग करते रहे, उनके बारे में क्या कहा? देखिए, खान साहब ने बिल्कुल जो राय साहब ने बात की है यही बात की है, क्योंकि आपने उस हवाले से सवाल किया है, ना मैं इनकार कर सकता हूँ। जो खान साहब बात करेंगे, कोई पूछेगा तो डेफिनेटली उनको बताया जाएगा। खान साहब ने कहा है कि मैं पार्टी ओहदेदारान के बिल्कुल साथ खड़ा हूँ और जो मेरे पार्टी के ओहदेदारान हैं जिनको मैंने ऑथोराइज़ किया है बोलने के लिए, वो ही बोलेंगे, वही बात करेंगे, वही ऑफिशियल मौक़िफ़ होगा, जिनके हवाले से मैं एंडोर्समेंट करूंगा। तो वो कौन कौन है? देखिए, पार्टी के अंदर जितने लोग भी हैं वो हैं ना, जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्पोक्स पर्सन। शेर अफजल मरवत के अलावा फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी क्लियर बयान आया कि उनका भी डाउट है अभी भी। देखिए, फवाद चौधरी साहब के हवाले से ऑलरेडी खान साहब और दीगर रहनुमाओं के हवाले से ये बात कर चुके हैं कि उनके हवाले से जो भी फैसला होगा वो खान साहब आकर खुद बाहर करेंगे। किसी को रखना है, किसी को नहीं रखना, किसी को लेना है, किसी को नहीं लेना, किसी को निकालना है, किसी को दोबारा लेना है, ये फैसला खान साहब का है। मैं अपनी ज़ात की हद तक कहूँ या वर्कर्स की हद तक कहूँ, हमारे अंदर बिल्कुल बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि हम इमरान खान के फैसले के बिल्कुल साथ खड़े हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि उस मुलाकात में और कौन कौन था और दूसरे मामलात में क्या आप लोगों ने फैसला किया है? मुज़ाकरात के हवाले से क्या फैसला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी कुछ आम फैसले हुए हैं? देखिए, बिल्कुल मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हुई है कि हम इस तरह से जो है, एक तो पहले बताया सलमान राजा साहब ने सिंध के हवाले से जो हमने वहाँ पर पूरा एक टूर किया, तो उसके अंदर बड़ा सक्सेसफुल हमारा रहा। खान साहब ने इत्मीनान का इजहार किया। फिर हमने हाई कोर्ट्स के इलेक्शन के हवाले से बात की, तो खान साहब ने खुशी का इजहार किया। कैदी नंबर 804 के जो नारे लगते रहे हैं वो भी मैंने उनको बताया। और इन तमाम बातों से पहले
उनसे ये पूछना ज़रूरी था कि आपकी तबीयत कैसी है। आपके हवाले से कुछ खबरें चल रही थी कि खान साहब वो वहाँ पर सलाखें हैं, वहाँ पर मीठा लगाया गया है, वहाँ पर आपका वाशरूम बंद किया गया है, आपकी आंखों में आंसू, दीगर इस तरह की खबरें चल रही थी, पेपर ले लिया गया है। तो क्या ऐसी खबरें सदाकत रखती हैं? तो खान साहब ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई सदाकत नहीं है। हाँ, सख्तियों की हद तक जो बात है कि उनके बच्चों से फ़ोन पर बात नहीं करवाई जा रही, हाँ रिसेंटली करवाई है, लेकिन 6 महीनों में 4 दफ़ा हुई है। हालांकि हर हफ्ते अदालत ने कहा है कि हफ्ते में 1 दफ़ा तक करवानी है। और फैमिली से मुलाकात का भी दिन है, यानी उनकी बीवी से मुलाकात का दिन है। वो बीवी से भी मुलाकात 2 दफ़ा पहले कैंसिल हुई, आज हमारे बाद सुनने में आया है कि उन्होंने करवाई है। हालांकि जेल मैनुअल ये कहता है, अदालत का हुक्म ये कह रहा है, लेकिन कौन है जो अदालत का हुक्म नहीं मान रहा? कौन है जो इन तमाम अहकामात से, मैनुअल से ऊपर खुद को समझ रहा है? तो पहले मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है, लेकिन खान साहब का जो जज्बा है, हौसला है, हिम्मत है, वो बुलंद है। अब मैं आगे आपके सामने आ जाऊं कि जो रमज़ान के बाद तहरीक है वो बिल्कुल चलने जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट उसके हवाले से खान साहब ने बिल्कुल बात की है। जो मीटिंग थी, उस मीटिंग के हवाले से उनको जब बताने की बात शुरू की राजा साहब ने, तो उन्होंने कहा मैंने देख लिया था, प्रेस टॉक्स, ये पतन रिपोर्ट और ये भी उन्होंने देख ली थी। इसी तरह से उन्होंने कहा कि ये मीटिंग को उन्होंने सपोर्ट किया, जो चीफ जस्टिस से घर में मुलाकात हुई, बिल्कुल सपोर्ट किया। उन्होंने एक और खत भी लिखने के हवाले से कहा है कि तमाम तर पहले भी खतूत जो भेजे गए हैं, हम हर वो दस्तक देंगे। ये पाकिस्तान की अदालतें, बेशक वहां पर 26वीं तरमीम के तहत अपनी मर्जी के लोग लगाए गए हैं, लेकिन अवाम का मुकदमा लेकर हम उस हर दरवाजे पर दस्तक देंगे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त हो रहा है, जो पिटीशंस हमारी पेंडिंग है, जैसे बाकर नजफी साहब के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम, उन्होंने कहा है कि ये पिटीशंस ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की क्यों नहीं लग रही, ये लगाई जानी चाहिए। इस पे भी बात करेंगे। अली गौर साहब, खान साहब ने तो इंडोर्स किया है पीटीआई के रहनुमाओं की चीफ जस्टिस से मुलाकात के हवाले से, तो आप इस मुलाकात को वैसे कैसे देख रहे हैं जो पीटीआई के रहनुमाओं की चीफ जस्टिस से हुई है घर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि मेरा ख्याल है कि ये चीफ जस्टिस साहब ने इनिशिएटिव लिया, और ये जाहिर है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत से भी मुलाकात की, इसी तरह से अपोजिशन से भी मुलाकात की है। तो मैं समझता हूँ कि वो निज़ाम की बेहतरी के लिए ये चीज़ें ठीक हैं, वक्त की ज़रूरत है। जिस तरह से मुल्क में सब ये माजी करीब में इंतशार फैलते रहे हैं, जिस तरह की मतलब है कि सियासत के नाम के ऊपर जो कुछ मुल्क के अंदर हंगामा बर्पा किया जाता है, उस हवाले से जाहिर है जिन लोगों से मुलाकात हुई है वो बेहतर जानते होंगे कि वहाँ पर किस किस टॉपिक पर बात हुई है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक खुश आइंद है और अच्छी बात है। अगर मामलात स्मूथ हो जाएं, और जाहिर है कि जो हमारी अदालतें हैं उनके फैसलों का भी जो है वो एहतराम किया जाए, और उन चीज़ों को जिनको एड्रेस पहले नहीं किया जाता रहा उनको भी वो भी हो जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर वो नौबत नहीं आएगी कि जिस तरह से जजेस को धमकियां लगाई जाती हैं, ख़वातीन जजेस को धमकियां लगाई जाती हैं, उस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। तो ये मामलात, तो आपके ख्याल में ये जो मुलाकात हुई है इसमें जेल इस्लाहात का कोई डिस्कशन नहीं हुई, ये सिर्फ पीटीआई और अदलिया के ताल्लुकात के बारे में बात हुई? नहीं, ये तो पीटीआई के लोग ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस किस टॉपिक पे बात की है और क्या वो तो बता चुके हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ बताया है, और इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी बताया है, चीफ जस्टिस के नॉलेज में लाया है। तो आपके ख्याल में ये सारी चीज़ें बातें होनी चाहिए थी चीफ जस्टिस के घर में? देखिए, जो बातें चीफ जस्टिस के घर पर हुई हैं, मेरा ख्याल है जाहिर है जब कोई मुलाकात करने के लिए जाता है तो उस पर कोई ये पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती कि आपने फलां बात करनी है या फलां बात नहीं करनी। लेकिन एक चीज जरूर काबिल जिक्र है कि जिन जिन चीजों के जो इल्जामात ये लगाते हैं उसकी तरदीद भी खुद करते हैं। जिस तरह से बार बार ये कहा जाता रहा कि खान साहब को जहर दिया गया है, कोई पॉइजन दी जा रही है खानों में, उनकी मुलाकातें बंद है, फिर खुद ही बता देते हैं कि मुशर्रफ बीबी से भी मुलाकात हो गई है, फिर खुद ही बता देते हैं कि वकला के साथ भी मुलाकातें हो गई हैं, फिर खुद बता देते हैं कि टेलीफोन पर भी बात हो गई है, फिर खुद बता देते हैं कि हर चीज से वो अवेयर थे। इसका मतलब है कि जो भी उन तक रसाई है मीडिया की वो मौजूद है, उनके टीवी चैनल, उनके अखबारात, जो भी उनको मतलब है वो सहूलियात हैं जो आम कैदी को मुयस्सर नहीं है बदकिस्मती के साथ, वो तमाम सहूलियात इनको मुयस्सर हैं। हालांकि उसके बरक्स दायरे चीफ जस्टिस साहब ये भी जानते होंगे कि जो ये अमेरिका में खड़े होकर कहते थे कि फलां का एसी उतरवा दूंगा, फलां का ये कर दूंगा, लेकिन उसके बरक्स आज इनको सहूलियात मुयस्सर हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत
के ऊपर फिर अब ये ज्यादा तनकीद तो नहीं कर सकते इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये खुद खान साहब की ज़बानी ये बता रहे हैं कि उन्होंने बताया है कि जनाब के मुझे ये भी चीज मुयस्सर है, वो भी चीज मुयस्सर है, मैचेस के ऊपर भी तबसरा करते रहे हैं, फलां चीज पर भी तबसरा करते हैं। लेकिन ये रमजान के बाद दोबारा से एक हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाज की कैंपेन चलने जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि एक सियासी वर्कर की हैसियत से कि बिल्कुल अगर कोई इत्तेहाद बनता है, कोई एहतजाज होता है, तो वो एहतजाज इनको करने का पुरअमन हो तो वो तो हर सियासी जमात को हक है। लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो आपके सामने है, जिस तरह से इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर बार बार KPK के वसाइल लेके चढ़ाई की और वो असला भी पकड़ा गया जो ये लेकर आए थे, और जिस तरह से किलों वाली लाठियां नौजवानों के हाथों में पकड़ा देते हैं। हुकूमत का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? नहीं, हुकूमत तो जाहिर है रियासत का काम है लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, और वो मतलब है कि ऐसी शर पसंदी और शरंगेजी को तो बिल्कुल रोकना चाहिए। हाँ, अलबत्ता पुरअमन एहतजाज हो तो वो ठीक है, लेकिन आज तक इनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि इन्होंने पुरअमन किया। 9 मई के वाक़यात हों, उससे पहले 2013 के धरने हों, PTB के ऊपर कब्जा हो, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। जिस तरह से इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स को आगे लगाई, सही है, उस वक्त भी ये लोग रेड जोन के अंदर दाखिल हुए थे। सही, तो वो मतलब अगर पुरअमन एहतजाज की बात है तो वो तो फिर जाहिर है वो तो हर पार्टी का हक है। चलें, ठीक है, हर पार्टी का हक है, बेशक जी। साकिब बशीर साहब, ये इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम आइनी पटिशन्स को टेकअप करना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में अभी तक तज्जिये ही हो रहे थे कि वो क्यों नहीं टेकअप हो रही। और ये अब IMF के साथ मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने ऐलान किया था कि वो जो ख़त है 8 फरवरी का, 9 मई के वाले से, 26 नवंबर के वाले से, उसको जजिस की आइनी कमेटी के पास भेज दिया गया है। बज़ाहिर उस ख़त को तो सुमोटो नहीं लिया गया, मगर जो पटिशन से इन्हीं मौज़ूआत के हवाले से उनको टेकअप कर लिया गया। ये कितना सिग्निफिकेंट है आपके ख्याल में? अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि इमरान खान साहब को वैसे वहाँ पे TV की सहूलत भी है और मुख्तलिफ चैनल्स वो कभी कभी देखते हैं, कभी कभी होती होगी, मुस्तकिल तो नहीं है। तो उन्होंने वो जो उनके पार्टी की लीडरशिप जो बैठती है TV चैनल्स पर, तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका डिफेंसिव रवैया है या अग्रेसिव है, उस पर खान साहब जो कमेंट भी करते हैं। मतलब अच्छा। उनकी नज़र है पार्टी पर, इस लिहाज से भी। तो जो बात आपने दूसरी के अच्छा और मेरे दूसरी जो बात आपने की कि बिल्कुल ये वो जो ख़त था इनडायरेक्टली जो है वो उस ख़त को आप कह सकते हैं कि आईनी बेंच ने अपने सामने जब वो लगाए लिए मैंडेट का मामला भी और 9 मई के बड़ी अहम जो है वो कमीशंस के हवाले से। अब देखना ये है कि आईनी बेंच करता क्या है। इससे कबल क्योंकि जितनी भी समातें हुई हैं कुछ इस किस्म के केसेस पर, तो उसमें कोई खातर खा कोई ऑर्डर्स नहीं हुए, कोई ऑब्जेक्शंस थे, मेंटेनेबिलिटी के कोई ऑब्जेक्शंस थे। फॉर एग्जांपल ये 8 फरवरी वाला है, इसको वो किस एंगल से देखेंगे? वो कहेंगे ये तो ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, ट्रिब्यूनल देख रहे हैं, ट्रिब्यूनल से रिपोर्ट मंगवा लेते हैं, उनको कह देते हैं कि 2 महीनों में डिसाइड कर दें, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं? अब दूसरी तरफ 9 मई के हवाले से गवर्नमेंट का जो बयानिया है वो ये कहते हैं जी वो लेकिन 8 फरवरी में सिर्फ मामला इलेक्शन रिजल्ट का तो नहीं है, उसके हवाले से तो इलेक्शन से पहले जो प्री पोल रिगिंग के भी इल्ज़ामात थे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्ज़ामात थे, लियाकत चट्टा का जो बयान आया था सामने, इंकशाफ आया था, वो मामला था। उन सब को तो मेरे ख्याल में वो स्टैंप करते कि काजी फाजीसा साहब जो है उस वक्त बैठे हुए थे, वो बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस लगा हुआ था, वो भी उस पर खातर खा कुछ नहीं हुआ था। इलेक्शन से पहले सब हम देख रहे थे। लियाकत चट्टा आया तो वो खुद आ गए जी, उन्होंने यूट्यूबर्स को बयान देना शुरू कर दिया कि ये क्या है, ये कोई तरीकाकार है और चैनल्स कैसे चला रहे हैं। काजी फाइसा साहब, जी जी, चीफ जस्टिस काजी फाइसा। तो उसके बाद जो दूसरा मामला 9 मई वाला, इस पे मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट साइड का ये बयान है, हालांकि इसको मेरे ख्याल में अगर एक फ्रीक कह रहा है तो आप बना लें कमीशन, अगर इसमें कोई हर्ज है। लेकिन गवर्नमेंट की ये कहती है कि जी वो तो ATC में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वहाँ तो ट्रायल चल रहे हैं, तो अब दोबारा से आप सारी तहकीकात करवाएंगे, दोबारा से सारी चीज़ें कमीशन बैठाएंगे, तो वो तो डायरेक्टली इफेक्ट हो जाएंगे केस जब वो। तो ये एक दोनों मामलात में ये एक सिचुएशन जो है वो बनेगी। तीसरा जो 27 को लगा हुआ है जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के बेंच में, जमानतों की मनसूखी, वो मनसूखी तो बहरहाल नहीं होनी, वो तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सिचुएशन होती है कि जहाँ अदालतें जमानत मनसूख करती हैं, लेकिन उसमें भी कोई ऑब्जर्वेशन आ सकती है। ये कौन से 9 मई वाले? 9 मई के जो केसेस हैं ये उनमें जमानतों में एक केस जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें इमरान खान साहब का जो
रिमांड दिया था वहाँ ATC लाहौर की अदालत ने, उसको लाहौर के 2 जजेस जो डिवीजन बेंच था उसने सेट असाइड किया, कलअदम करार दिया था। उस जो ऑर्डर लिखा गया था वो ऑर्डर 9 मई के केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि आपके पास तो आपने सिर्फ किसी की ट्वीट उठाई हुई है, कोई बयान था, कोई चीज़, कोई सॉलिड चीज़ बताएं कि जिससे हम पता चले कि हाँ केस बनता है। तो उसको भी चैलेंज किया हुआ है, उसको भी चैलेंज किया हुआ, वो भी लगा हुआ है। तो इस लिहाज से वो इंपॉर्टेंट है 27 फरवरी की जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत है कि वो रेगुलर बेंच जो है वो उस पर क्या ऑर्डर करता है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। नहीं पहुँचा साहब, खान साहब ने जो अब चीफ जस्टिस को ख़त लिखने की बात की है, इस ख़त में नई चीज़ क्या होगी? बहुत कुछ तो पहले ही लिखा जा चुका है, आर्मी चीफ को भी ख़त लिखे जा चुके हैं और चीफ जस्टिस को भी पहले भी ख़त लिखे जा चुके हैं, तो इस ख़त में नई चीज़ क्या होगी? मैं ये समझता हूँ कि जितने भी खतूत लिखे जा रहे हैं ना, इमरान खान साहब बार बार ज़मीर झंझोड़ रहे हैं कि आप मेहरबानी फरमाइए और इस मुल्क के ऊपर रहम कीजिए, जिसके पास जो इख्तियार है। नहीं, लेकिन आज मुलाकात में तय क्या हुआ कि इसमें क्या ख़त में है? देखिए, ख़त के अंदर तमाम तरह चीज़ें रखी जाएंगी, जैसे उनसे बच्चों की फ़ोन पर बात जो है वो 6 महीनों के अंदर 4 दफ़ा करवाएगी, अदालत हुक्म देती है फिर भी नहीं करवाई जाती। किताबें, उनके ऊपर खाली ये लिखा हुआ था मिलिट्री के हवाले से कोई बात थी तो उन्होंने उसको रोक लिया। यानी नॉलेज के हवाले से कोई किताब आई है और वो पढ़ना चाहते हैं और उन्होंने मंगवाई है, तो उसमें कदगन क्या है? इसी तरह कभी अखबार बंद कर देना, कभी 20 दिन क्यों रखा गया उनको कैद तन्हाई में, और जो बिजली भी काट दी गई, उनका जिस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया, लाइट भी बंद है, टीवी भी बंद है, हर चीज़ बंद है, मुलाकातें बंद हैं। अभी पॉलिटिकल लोग जाते हैं, घंटों खड़े रहते हैं गेट के ऊपर, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता। कोई सिंध से आता है, कोई बलोचिस्तान से आता है, एक दिन पूरा लगता है सफ़र करके आता है। पहले ही आप बता दें कि हमने मुलाकात नहीं करवानी। तो ये जो सारी चीज़ें की जा रही हैं ना, या बुशरा बीबी साहबा से मुलाकात ना करवाना, उनको कैद तन्हाई में रखना, इनको सेपरेट रखना, दबाव डाला जा सके, सारी चीज़ें जिस तरह से ट्रायल चलाया जा रहा है, जिस तरह बंद कमरे के अंदर ये सारी सूरत हाल होती है कि साफ़ियों को, अब देखें साकिब बशीर साहब जाएंगे ना, इनको नहीं जाने देंगे। आप ज़रा जाके दिखाएं, 1-2 दफ़ा कहीं गए हैं ऑर्डर लेकर, उसके बाद फिर पाबंदी है। ये नहीं, कोई भी इंडिपेंडेंट बंदा आकर बाहर बात ही ना करे कि भाई अंदर ये हो रहा है, क्योंकि हकायक बार आ जाने ना, तो एक कंट्रोल, जो साफ़ी जाते हैं, क्या आपने कभी देखा है कि वो मीडिया पर उन्होंने कोई रिपोर्टिंग की हो? ये तो कितने महीनों से बंद की है। तो ये क्या चीज़ है जो छुपाई जा रही है? ज़रूर उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा ऐप है जिसकी वजह से सारा कुछ किया जा रहा है। तो हम तमाम तर चीज़ें हर फोरम के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल हमारा क्लियर मौक़िफ़ है। बाकी रही केसेस की बात, देखें 9 मई का केस, 9 मई में कुछ बेल्स लगी हैं 28 को, 26 तरमीम के बाद तमाम अदालतें, ये जितने भी फैसले आने हैं, मैं आपको वसूख से ये कहता हूं कि 99% उनके अंदर अब इंसाफ नहीं होगा। उसकी एक वजह ये भी है ना कि ये बेल 9 मई के मामला जो हैं, आप चीफ जस्टिस से घर में बैठ के जब डिस्कशन करेंगे तो अगले रोज कोर्ट में जाके उसी चीफ जस्टिस के सामने पेश होके ये कैसे आप करेंगे? साहब पाकिस्तान ने घर पर बुलाया या उनके दफ्तर में बुलाया, उनकी तरफ से दावत थी, हमने उनको ऑफर नहीं की थी कि आप हमें घर में मतलब आप इनकार नहीं कर नंबर 2 नहीं, तौहीन अदालत हो जाती जब ना, तौहीन अदालत की बात नहीं है, मुल्क की बात है। लोग मिसिंग हैं, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं है, बेलें होती हैं, बेलें खारिज की जाती हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से फिर दोबारा नीचे भेज दिया जाता है, एक मुकदमे में लोग रिहा होते हैं, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। एजेंसियों का जो किरदार है 26 वाले मामले पे जो जुडिशल, देखें उन्होंने बुलाया जुडिशल इस्लाहात के लिए कि आइए आप हमें दीजिए मशवरा, तो क्या हम उन्हें ना करें कि हमने आपको ये लेटर्स भी लिखे हैं? नहीं, उन्होंने अदालती इस्लाहात के लिए बुलाया ना, आप तो अपनी पार्टी के मामला डिस्कस कर रहे हैं, हमें भी छोड़ दें, पेंडिंग मैटर डिस्कस करते रहे ना आप लोग। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, क्या हमने उसका जिक्र नहीं किया? हम तो कह रहे हैं कि तमाम इदारे इस वक्त यरगमाल बनाए गए, आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, कोई रोल अदा कर सकते हैं, आप अदा कीजिए। आप हमसे मशवरा मांग रहे हैं तो हम आपको मशवरा दे रहे हैं कि जो आइन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो आइन नहीं रहा। तो उनका जवाब क्या था? देखिए, उन्होंने कहा जी कि ये 8-10 हैं, इनके ऊपर आप हमें राय दीजिए। हमने कहा आपको रिटर्न दे देंगे, लेकिन लेटर्स लिखने का या उनको तवज्जो दिलाने का या सारी चीजें करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम ज़मीर झंझोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि खुदा इस मुल्क के ऊपर रहम कीजिए। चले अली गौर साहब, चीफ जस्टिस को एक नया खत जा रहा है, आर्मी चीफ को भी खतूत लिखे जा चुके हैं, आप लोगों का ये असरार है कि वज़ीर आज़म को ख़त लिखा जाए। मैंने सुना नून लीग के कुछ रहनुमाओं ने ये कहा, तो वज़ीर आज़म को ख़त अगर चीज़ें लिखी भी जानी हैं तो क्या वज़ीर आज़म के पास इतना अख्तियार है कि इन शिकायत को दूर कर सकें?
देखें, जो चीजें कानून और आइन के दायरे में आती हैं, पहले जब मुज़ाकरात स्टार्ट हुए थे उस वक्त भी आपको याद होगा कि इन्होंने आकर मीडिया के ऊपर खप डाल दी थी, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम मुज़ाकरात चाहते हैं। जब इनको मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया तो फिर इन्होंने भागे भी वहां से इसी तरह से कि मुज़ाकरात शुरू हुए, वहां पर उनको मशरूत कर दिया और मशरूत करने के बाद उनको सोबताज कर दिया। तो उससे तो साफ जाहिर होता है कि ये इनको पता है। असल मसला ये है कि जिस तरह से अल कादिर ट्रस्ट वाला केस है, दीगर 9 मई के वाक़यात हैं, और ख़ास तौर पर अब मेरा ख्याल है कि वो जो GHQ के ऊपर हमला आवर हुए थे, जिसका कि खुद बानी PTI ने इतराफ़ भी किया था कि वो हुआ है वहाँ पर एहतजाज और उन्होंने ही लोगों को भेजा है। तो उसके बाद अब उस पर भी कुछ गवाह भी आ रहे हैं मेरा ख्याल है, जो ये जहाँ ये प्लानिंग तैयार की गई थी। तो जाहिर है अब उनके ऊपर NRO तो हम नहीं दे सकते ना, मतलब है कि वो कोई इस किस्म का हुकूमत के पास मामला तो अदालतों के अंदर है ना, हुकूमत के पास तो नहीं है। जो कानून और आइन कहता है, या मेरे ख्याल है सदर के पास कोई अपीलें होती होंगी जो आइन में जो दायरे दर्ज है वो पता है सबको प्रोसीजर का, लेकिन वो भी अदालतों की हियरिंग के बाद के मेरे ख्याल मामलात होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अदालतों के जो कमीशन वगैरह है, कमीशन तो 2013 में भी इन्होंने कहा था कि जी मुनज़्ज़म धांधली होगी, कमीशन बनाए, फिर वो कमीशन बनाया था ना आपने, आप क्या हाथ जाए। तो ये मामलात को डिले करना चाहते हैं, ये मामलात ये चाहते हैं। असल इनकी वजह जो आर्मी चीफ को बार बार खत लिखते हैं और वो उन्होंने खुद फिर मीडिया पर जो आपकी साफी ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब भी दिया कि भाई अगर मेरे पास कोई खत आया भी तो मैं प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा। जाहिर है वो आईनी तौर के ऊपर आर्मी चीफ तो नहीं, वो ओहदा तो फिर प्राइम मिनिस्टर का ही है कि जो और वो जाहिर है कि आर्मी चीफ साहब का तो ये इख्तियार नहीं है कि इन चीजों को वो ही दे सकते हैं। कुर्सी लेवल पे भी किन चीजों को एड्रेस किया जा सकता है, ये किनको नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल देखे ना, जो कुछ रियासत के साथ इन लोगों ने किया है, जिस तरह से हर दूसरे जो सियासतदान को चोर डाकू का जब खुद मौका मिला तो आप देख लें कि करप्शन के बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए, बड़े बड़े ठीक है जी, दीगर हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनके कॉल और फेल में बहुत तादाद है, बहुत बड़ा। और ये साकिब बशीर साहब की तरफ चलते हैं। साकिब बशीर साहब, आपको क्या लग रहा है कि अगर इमरान खान साहब ये ख़त लिखते हैं और उसमें तमाम मुश्किलात जो उनको जेल में फेस करनी पड़ रही हैं, इस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान वाकई कुछ कर सकते हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मुलाकात में भी सामने आ चुकी है। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पास ऐसा कौन सा अख्तियार है जिसके तहत जो है इन सारी शिकायत का अजाला किया जा सके? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जैसे ही आए तो उन्होंने एक जेल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी जिसमें खतीजा शाह और बाकी लोग भी, आहत चीमा और एक और भी थे। तो वो कमेटी अडियाला जेल गई। अडियाला जेल उन्होंने कहा कि हमने विज़िट करना है सबका, और इमरान खान साहब के उसका सेल का भी विज़िट करना है। वहाँ उनको पहले कहा गया कि शायद हेयरिंग हो रही है, फिर इस तरह करके नहीं करने दिया गया। खतीजा शाह जो मेंबर ख़ुद बनाई इन्होंने, उन्होंने लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि ये सूरत हाल है, हमें आपने कहा है जानने देखने के, तो हमें नहीं देखने दिया जा रहा। तो उस खत का कभी जवाब आया तो ना उसके बाद जो है वो उस रिफॉर्म कमेटी ने कभी जेल का विज़िट किया। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि लेकिन चीफ जस्टिस साहब DI खान जेल में पहुंच गए थे और सक्खर जेल में भी पहुंच गए थे, अडियाला जेल दूर थी शायद। हाँ, ये एक सवाल है। बल्कि सूबाई दौरों पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाकायदा तौर पर उनको मतलब कहा कि ज़बरदस्त आपने सूबों में दौरे किए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाकर जो है वो देख रहे हैं। अगरचे IMF के वफद को उन्होंने खुद बताया था कि उन्होंने बताया कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं ये हाई कोर्ट्स के मातहत हैं, इनके साथ सुप्रीम कोर्ट जो है उस तरह डायरेक्टली डील नहीं करती, लेकिन डील तो कर रहे हैं वो। तो मुझे वैसे नहीं लगता कि इसको पता नहीं किस तरह एड्रेस करेंगे कि ये जो इश्यूज़ बता रहे हैं कि फैमिलीज़ के साथ या बच्चों के साथ या उनके लॉयर्स के साथ, बल्कि उनकी जो ट्रायल के हवाले से जो अभी मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने एक चीज़ रखी थी, PTI के जो लोग गए थे कि 5 वज़ीर-ए-आज़म गुजरे हैं, सबके ओपन ट्रायल हुए हैं। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी भी, राजा परवेज़ अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ साहब और एक और, तो उन्होंने कहा कि उन सब के ओपन ट्रायल हुए हैं, तो हमारा ट्रायल आप क्यों जो है वो इससे सीक्रेट ट्रायल हो रहा है। बिल्कुल सही। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान। बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान और लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब के उस बयान की जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हुक्मरानों को और रियासत को खबरदार किया।
वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बात करेंगे बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से। कौमी सियासतदान वार्निंग दे रहे हैं, ख़बरदार कर रहे हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह और लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब ने भी ये कहा है कि सूबाई हुकूमत को फौरी तौर पर दुरुस्त इक़दाम करना होंगे। और उन्होंने ख़बरदार किया है कि बलूचिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे रियासत की अमलदारी कमज़ोर पड़ती जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने कहा क्या। इस वक्त आपका बलूचिस्तान के 7 से 8 अजला ख़वातीन व हज़रात, 7 से 8 अजला यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ उनका ज़हन गया हुआ है। मेरे मुंह में खाक, ये मैं कौमी असम्बली में बात कर चुका हूं। बलूचिस्तान का बलोच इलाका अपनी अलहदगी का ऐलान कर दें तो इस पोजीशन में आ गए हैं वो, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। इन बयानात से तो सूरत हाल वाकई संगीन लगती है, मगर ये संगीन सूरत हाल पिछले कई अशरों से इसका हमें सामना है। अब ये मज़ीद कितनी संगीन हो गई है, इस हवाले से भी हमें ज्वाइन किया है बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद साहब ने। शाहिद रिंद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। एग्जैक्टली है क्या मामला, क्योंकि बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से ही बड़ा सख्त रद्द अमल आया है और कहा गया है कि ये बयानात इंतशार अंगेज़ और गुमराह कुन हैं, मगर क्या ये हकीकत नहीं कि बलूचिस्तान की सूरत हाल इस वक्त कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है? मती भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल ठीक है और कोई मसला नहीं है, तो ये गलत होगा। लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन है जिसका हमें सामना है। अब पहला सवाल ये है कि ये सामना कब से है? इस सूरत हाल का सामना क्या गुज़िश्ता 6 महीनों से है, गुज़िश्ता 2 सालों से है, 5 सालों से है? मेरा ख्याल है कि अगर आप उठा के हिस्ट्री को और फैक्ट्स को देखें तो बलूचिस्तान को इस चैलेंज का, दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना गुज़िश्ता 2 दहाइयों से है। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब चूंकि हमेशा इस सूबे में एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पे उनकी जमात मौजूद है और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान बहुत वाज़ेह लफ्जों में अपने एक इंटरव्यू में ये बात बता चुके हैं कि मौलाना को भी इस पर मिसगाइड किया गया है। अब रहेगी उमर अयूब साहब की स्टेट। अच्छा, मौलाना को कैसे मिसगाइड किया गया? सॉरी, देखें, ये चीफ मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद है कि अगर उन्हें कोई फीड की गई है तो वो गलत की गई है, उससे हम एग्री नहीं करते। अब दूसरा पॉइंट जो उमर अयूब साहब ने रेज किया, मती भाई देखें, इस वक्त बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसका जरा अगर आप बैकफुट पे जाके चीजों को देखें तो उमर अयूब साहब की जमात ने बलूचिस्तान में जो डिस्टेबलाइजेशन इस वक्त है उसमें अपना एक पूरा रोल प्ले किया है, चाहे वो टीटीपी की सूरत में हो या बलोच इंसर्जेंट्स की सूरत में हो। गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उसने एक अपीजमेंट की पॉलिसी ली। उस अपीजमेंट की पॉलिसी के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी की तंजीमों ने रीग्रुप किया और बलूचिस्तान में भी रीग्रुप किया। उमर अयूब साहब शायद भूल गए हैं वो दिन जब कासिम सूरी और परवेज खटक साहब ने यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाम कमाल की हुकूमत के खात्मे का ऐलान किया था। उसके बाद बलूचिस्तान में 2 साल क्या कुछ होता रहा, गुज़िश्ता 2 दहाइयों में जो कुछ होता रहा, उसकी कोई पॉलिटिकल ओनरशिप इस तरह नहीं ली गई मती भाई कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जब मौजूदा सूबाई हुकूमत काम कर रही है, जिस सूबे को गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना हो, उस सूबे की सूबाई हुकूमत की कोई काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी ना हो, तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितनी सीरियस रही हैं माजी की हुकूमतें। मगर शायद ये बड़ा आसान है सियासतदानों, सियासी हुकूमतों, माजी की हुकूमतों की बात करना, मगर क्या ये सच नहीं है कि बलूचिस्तान में अमली तौर पर सियासी हुकूमतों और सिविलियन हुकूमतों का कोई कंट्रोल या कोई अमलदारी नहीं, बल्कि जो पॉलिसियाँ जिनका आपने जिक्र किया माजी में तालिबान के साथ अपीजमेंट पॉलिसी का, क्या वो पॉलिसी भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के बगैर आगे ले जाई जा सकती थी? देखें, तो ऑन रिकॉर्ड पे मती भाई आपके सामने साबिक जो वजीर आजम है, जो बानी पीटीआई हैं, उन्होंने कई मरतबा इसकी ओनरशिप ली है कि ये उनके डिसीजंस थे। अगर तो वो उस वक्त डिसीजंस उनके नहीं थे तो वो बता देते कि ये डिसीजंस उनके नहीं है, उन पे इम्पोज किए जा रहे हैं। इस वक्त जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, जो मेरा जुमला था कि जिस सूबे को 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का सामना हो, उस सूबे में कोई काउंटर टेररिज्म के लिए पॉलिसी ही ना हो, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी किसने बनानी थी? क्या ये सिक्योरिटी फोर्सेस के जॉब नहीं थी? जनरल बाजवा, जनरल फैज के दौर में क्या इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई?
सर आफ्टर 18th अमेंडमेंट लॉ एंड ऑर्डर इज द प्रोविंशियल सब्जेक्ट। जहां पे आपको दहशतगर्दी की जंग का सामना है वहां पर ज्वाइंट एफर्ट्स की जरूरत थी। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने जब आके चीजों को देखा उसके बाद पहली मरतबा सूबाई हुकूमत ने अपना एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब दिया जिस पर अक्टूबर से अमल दरामद शुरू किया गया। जिस सूबे में काउंटर टेररिज्म पे काम ना किया गया हो वहां पर आप अक्टूबर से एक चीज पर अमल दरामद का आगाज करें तो उसके नताइज आने में कुछ वक्त लगता है। चलें, अब नताइज तो आने में वक्त लगता है, लेकिन साल 2024 में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जाँ बाक होने वाले 307 अफराद में 110 सिक्योरिटी एहलकार हैं, 197 शहरी शामिल हैं और 644 ज़ख्मी हैं और 263 सिक्योरिटी एहलकार और 381 शहरी इसमें शामिल हैं ज़ख्मियों में। तो ये बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत है, वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ की या सूबाई हुकूमत जो है, आप ये कह रहे हैं कि ये इस सारी बज़ाहिर नाकामी की साल 2024 के जो सूरत हाल है इसके ज़िम्मेदार वफाकी और सूबाई हुकूमत है और कोई इदारा नहीं? देखें मती भाई, ये आपका एनालिसिस है, मैं आपके एनालिसिस को ना ये एनालिसिस की बात नहीं है, ये अदादो शुमार है, इसका जिम्मेदार कौन है ये आप बता दें सर। लेकिन मती भाई आपने जो एदादो शुमार रखे हैं, अगर मैं इन एदादो शुमार को गलत कहूँ तो फिर जिसे कहते हैं ये गलत बयानी होगी। नहीं तो ये गलत है या नहीं आप बता दें, ये गलत है सिर्फ मती भाई लेट मी कंप्लीट माय वर्ड। आपने अपना सवाल रखा, आप नाकामी तक गए, लेकिन उसके बाद यू शुड मतलब लिसन माय आर्ग्यूमेंट। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि इस साल बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हैं उसमें इजाफा हुआ है। मैंने आपको बताया कि माजी में जो काम करने की जरूरत थी वो उस तरीके से नहीं हुआ, और लाजमी सी बात है जब आप एक चीज को करने के लिए फैसला करते हैं, एपेक्स कमेटी के लेवल पे फैसले हो चुके, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं मती भाई, बलूचिस्तान पाकिस्तान का निस्फ है इस वक्त। नेशनल हाईवेज पर मोटरवे पुलिस की प्रेजेंस ना होने के बराबर है। ये इशू प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने टेकअप किया है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, जिसके बाद आईजी मोटरवे बाकायदा कोयटा का दौरा करके गए, चीफ मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई है, क्योंकि तमाम चीजें जो आपने करनी है, जहां पर फेडरल गवर्नमेंट की मदद चाहिए वो हम ले रहे हैं, जहां पर हमें खुद जो इनिशिएटिव लेने की जरूरत है वो हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद रिंद, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।